नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस देखते हैं। 13 दिसंबर संविधान के इतिहास में अहम। पंडित नेहरू ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान की प्रस्तावना पर है उद्देश्य प्रस्ताव का प्रभाव। पोक्सो एक्ट पर छिड़ी बहस। यूनिसेफ की रिपोर्ट से सामने आए कुछ आंकड़े। एज ऑफ कंसेंट पर विचार करने की जरूरत। और ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल का पीओके दौरा। खबरों में विदेश मंत्रालय ने दिखाई तीखी प्रतिक्रिया। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं सहेगा भारत। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए खबरें शुरू करें। 13 दिसंबर का दिन भारतीय संविधान के लिहाज से बेहद अहम है। 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने पेश किया। इसमें संविधान के दर्शन का लबोलुआब था। इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था। इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। इसके तहत ही संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का आश्वासन दिया गया था। इसमें पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों और अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधानों की बात कही गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हुए संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि इसमें लोकतांत्रिक शब्द का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। उनके मुताबिक गणराज्य शब्द में लोकतंत्र निहित है। साथ ही भारत का इतिहास साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के ही पक्ष में हैं। भले ही अलग से इसका जिक्र ना हो, लेकिन हमारा लक्ष्य लोकतंत्र ही है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया और एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट ने पोक्सो एक्ट पर एक स्टडी की है। इस स्टडी से सामने आए आंकड़ों ने पोक्सो एक्ट में एज ऑफ कंसेंट की बहस छेड़ दी है। स्टडी के मुताबिक पोक्सो के तहत दर्ज तकरीबन आधे मामलों में लड़की की एज 16 से 18 साल के ब्रैकेट में है। साथ ही ये मामले रोमांटिक रिलेशनशिप के हैं। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी गौर किया है। उनके मुताबिक जजेस के लिए पोक्सो एक्ट के तहत दो अडोलसेंट्स के बीच कंसेंसुअल सेक्स के मामलों में निर्णय करना चुनौती बन रहा है। गौरतलब है कि पोक्सो एक्ट में 18 साल या उससे कम उम्र के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी को क्रिमिनलाइज किया गया है। ऐसे में जब 18 साल से कम उम्र के दो लोग कंसेंट के साथ भी ऐसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो इसे क्राइम माना जाता है। न्यायपालिका द्वारा विधायिका से इन मामलों पर गौर करते हुए बदलाव की बात कही गई है। स्टडी में 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के कंसेंसुअल सेक्स को डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही गई है। साथ ही इसमें 16 से 18 साल के बीच वाले लोगों के नॉन कंसेंसुअल सेक्स को पोक्सो के तहत कवर किया जाए। पोक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह के सेक्सुअल बर्ताव को शामिल करता है। यह कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इस एक्ट के तहत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से प्रोटेक्ट किया गया है। यह कानून बना था 2012 में। इसके तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। पोक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है उनकी मौजूदगी में करने का प्रावधान है। आपको बता दें कि पोक्सो एक्ट को साक्षी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले के बाद लाया गया था। इस मामले में एनजीओ साक्षी ने एक पीआईएल दायर की थी। इसमें बच्चों के रेप से जुड़े मामलों में रेप की डेफिनेशन में बदलाव और रेप को जेंडर न्यूट्रल मानने की मांग की गई थी। हाल ही में ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का दौरा किया था, जिस पर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। वर्तमान में ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल एच इब्राहिम ताहा हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ओआईसी का भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पूरी तरह अस्वीकार्य है। साथ ही ओआईसी सांप्रदायिक और पक्षपाती रवैये के चलते पहले ही अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। आपको बता दें कि ओआईसी की स्थापना 1969 में की गई थी। ओआईसी संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में इसमें 57 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है।
यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति और समरसता को प्रोत्साहित करने के मकसद से मुस्लिमों के हितों को सुरक्षा तंत्र देने पर जोर देता है। ओआईसी के विदेश मंत्रियों के 46वें सम्मेलन में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था। यह पहला मौका था जब किसी गैर मुस्लिम देश के किसी नेता को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। सुषमा स्वराज उस बैठक को संबोधित करने वाली पहली भारतीय थीं। कनाडा के मॉन्ट्रियल में सीबीडी की COP15 की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान थ्रेटेंड स्पीशीज की लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट से पता चलता है कि ओवर कंजम्पशन और असतत पद्धतियों ने जानवरों और पौधों को कितना नुकसान पहुंचाया है। इस लिस्ट में एबोलोनी शेलफिश स्पीशीज और डुगोंग को पहुंचे नुकसान को प्रमुखता से दिखाया गया है। IUCN द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 44% एबोलोनी शेलफिश स्पीशीज विलुप्ति के कगार पर हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे सी फूड में शामिल हैं। इनके विलुप्ति पर पहुंचने के कारणों में जलवायु परिवर्तन, शिकार, बीमारियां और प्रदूषण बताया जा रहा है। IUCN ने पूर्वी अफ्रीका और न्यू कैलेडोनिया क्षेत्र में डुगोंग को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर इसे वल्नरेबल का दर्जा हासिल है। डुगोंग को आमतौर पर सी काऊ के नाम से जानते हैं। ये दुनिया की इकलौती वेजिटेरियन मरीन मैमल है। विशेषज्ञों के मुताबिक डुगोंग भारत में अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। अगर इसे संरक्षण नहीं दिया गया तो भारतीय जल से इसके विलुप्त होने की आशंका है। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में रखा गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2013 में आई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी में लगभग 250 के आसपास डुगोंग थीं। 2008 में भारत ने डुगोंग के संरक्षण और प्रबंधन के लिए CMS यानी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के साथ नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दें कि जैव विविधता पर पहला वैश्विक समझौता CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से हुआ था। साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। CBD के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा, जैव विविधता के तत्वों का सतत प्रयोग। और तीसरा, जैव विविधता से होने वाले व्यापारिक लाभों में समुचित और बराबरी की साझेदारी। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, डुगोंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 या फिर केवल 3। इसका सही जवाब था विकल्प C। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रमुख रूप से उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ। पॉक्सो एक्ट में केवल गर्ल चाइल्ड को कवर किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित कौन से सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में खबरों में रही सिंगापुर डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? WTO, ILO, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक? और सही जवाब है ऑप्शन बी, ILO। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र मूलभूत अधिकारों के तहत किया गया है। महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय नोटों पर साल 1948 से लगाई जा रही है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का सही जवाब है कि दोनों ही कथन गलत हैं। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को जरूर शेयर कीजिए और स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।